नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आजकल ये बहस छिड़ी हुई है इस बात पर कि जो राहुल गांधी है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर कुछ जो अपमानजनक उसने टिप्पणी की है। ये अपमानजनक टिप्पणी कोई अकस्मात नहीं है, ये बराबर जो जीएनपीसी वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, वो बराबर जो है इस हमारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी वीर सावरकर पर ये जीएनपीसी और उसके नेता करते रहते हैं। लेकिन इनमें ऐसा करने में भी इन समों का जो दोहरा चरित्र है या जो दोहरी जो मानसिकता है या जो आम लोग बोला करते हैं जो जिसको कि यानी हम उसको बोल नहीं सकते लेकिन प्रस्तुत जो बोलते हैं उसको प्रस्तुत मैंने यदि करें तो दोगलापंथी है कि जब इनको मौका मिलता है कुछ भावनात्मक रूप से कुछ वोट बटोरने का तो ये उनको सम्मान भी देते हैं और बताते हैं कि कई कांग्रेस के नेता यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और जो है वो शरद पवार और अशोक चौहान, कई नेता जो है वो सम्मान दे चुके हैं। खुद राहुल गांधी जब कर्नाटक में जब ये अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब प्रवेश किया था तो इसने यानी फूल माला वो चढ़ाई थी। तो इस तरह का इसका दोहरा चरित्र वो देश के सामने है। जब इसको कुछ राजनीतिक लाभ उठाना रहता है और कुछ भावनात्मक के आधार पर कुछ अपने पक्ष में माहौल बनाना रहता है तो ये सम्मान भी देता है। और जब वो अवसर निकल जाता है तो ये भी अपमानित करता है राहुल गांधी भी और उसके जो जो चमचे हैं वो भी करते रहते हैं। इस विषय में भारतीय जनता दल ने शायद पहले भी कुछ प्रकाश डाला था कि ये आखिर कांग्रेस वालों की दुश्मनी वीर सावरकर से क्यों है। वीर सावरकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दुविधा कैसी है, इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से समझना होगा। 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम
जो है अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष की क्रांति थी 1857 वाली, और जो कि कई मायनों में एक मील का पत्थर थी अपनी आज़ादी की, अपने आज़ादी की जंग की। और सबसे बड़ा जो मील का पत्थर था वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की वो पराकाष्ठा थी, उसकी बहुत बड़ी मिसाल थी। बाकी तो जो और उसकी विशेषताएं उस थी। ये जो है जीएनपीसी वालों को सुहाता नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता जो है उनको बिल्कुल माने सुहाता नहीं है, बराबर उनके दिमाग में खटकता रहता है। और वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े ये दुश्मन भी हैं जीएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले। तो क्या है कि जो ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिस 1857 की प्रथम 1857 की मतलब आज़ादी की प्रथम क्रांति थी हमारे देश की, हमारे मुल्क की, उसको ये जवाहरलाल नेहरू इसको बगावत का नाम देता है। तो यहीं से जो है उस जवाहरलाल नेहरू की हमारे देश के खिलाफ गद्दारी के नमूने जो है वो सामने आते हैं। अच्छा, इस संबंध में थोड़ा सा एक विशेष बात बताना जरूरी है कि जब भी ये आज़ादी की लड़ाई के विषय में ये तथ्य, हकीकत, सच्चाइयाँ अभी फिलहाल यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय आवाम को बताई जा रही हैं, तो ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और उसके सिपा सालार जो ये मीडिया में जो पत्रकारों का गिरोह और जीएनपीसी को भी ये बड़ी तिलमिलाहट हो रही है। और सिर्फ जीएनपीसी और उसके सिपा सालार पत्रकारों को ही नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी वालों को भी हो रही है। अब इसी से ये तमाम इस तरह से जो तथ्य आए कि जब दर्द जो है, तकलीफ, यानी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को लेकर के ये तथ्य जो है, जो कि भारतीय जनता दल अभी फिलहाल यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से रख रहा है, तो वो जब सच्चाई सामने आ रही है, जनता इसको पसंद कर रही है, इसको समझ रही है, तो जीएनपीसी वालों का और जीएनपीसी के जितने भी सिपा सालार, उसके चाटुकार जो मीडिया और पत्रकार गिरोह है, उसको तिलमिलाहट हो रही है। और उस तिलमिलाहट के साथ बीजेपी वालों के भी, और बीजेपी के भी जितने भी सिपा सालार जो मीडिया के लोग या पत्रकार लोग बैठे हैं, उनको भी तिलमिलाहट हो रही है। तो किस तरह के उनके तर्क आ रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है, जो आज़ादी की लड़ाई की विषय में जो बातें हैं वो रखना बंद कर दें और स्वतंत्रता संग्राम के विषय में वर्णन बंद कर दें। इस विषय में भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है कि भले ही वो जीएनपीसी का कोई छोटा नेता, बड़ा नेता, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता हो, या बीजेपी का छोटा नेता, बड़ा नेता, या छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता हो, जो इस तरह की बात कहता है कि यूट्यूब वाले सर जो है स्वतंत्रता संग्राम के विषय में वर्णन जो है बंद कर दें,
तो भारतीय जनता दल का उनसे पूछना है कि आप ये किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे डिक्टेटर हैं? क्या आप हमको डिक्टेट करें कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है? यह तो एक छोटी सी बात हो गई। आप जैसे गद्दारों को बेनकाब करना ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय फर्ज है, और वही फर्ज जो है भारतीय जनता दल निभा रहा है। आपको तिलमिलाहट हो क्या हो, ये आपका, और तिलमिलाहट तो होना स्वाभाविक है। जिस जेएनपीसी ने इतने पाप किए हैं और जो इतनी बड़ी गद्दार पार्टी है, और उस गद्दार पार्टी के जो है वो ये सिपा सालार हैं, और उसके तथ्य जो है जानना जो है पूरे देश को बहुत जरूरी है। इसका अनुभव जो है धीरे धीरे अपने अवाम में भी हो रहा है। अब कुछ पत्रकार भी वो कहना शुरू कर दिए हैं, ये जेएनपीसी के जो चाटुकार पत्रकार हैं, या मीडिया या बौद्धिक वर्ग है, या उसके चाटुकार इतिहासकार हैं, वो भी जरा जान लें कि अब पत्रकारों में भी अब हिम्मत आ रही है, लेकिन उसकी गति थोड़ी बहुत धीमी है। वो भी इस जेएनपीसी को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए एक मनीष ठाकुर करके है, मनीष ठाकुर में पर जो है वो एक सतीश मिश्रा कोई पत्रकार आते रहते हैं। पहली बार उस सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इस कांग्रेस को गद्दार कहा, लेकिन मिश्रा जी से मिश्रा जी जैसे पत्रकार लोगों से भारतीय जनता दल का ये कहना है कि सिर्फ इस कांग्रेस को गद्दार कहने मात्र से बात नहीं बनेगी। इसका पूरा चरित्र आपको बताना पड़ेगा, और इसका जो है मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, और ये राहुल गांधी और सोनिया की, इनकी भी गद्दारी का चिट्ठा खोलना आपका राष्ट्रीय फर्ज बनता है। तो सिर्फ जेएनपीसी को गद्दार यानी कह देने से वो फर्ज आपका पूरा नहीं होगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो पत्रकार हैं लखनऊ के साथ, और बाकी तो कैसे इस गद्दार नेहरू को कैसे बचाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि किस तरह से इसे गद्दार नेहरू को उसकी गद्दारी से, उसकी गद्दारी के करतूतों की हकीकत से कैसे बचाते हैं लोग। कुछ नमूने जरा देखिए। ये मुलायम सिंह जब वो दिवंगत मुलायम सिंह जब वो भारत सरकार के रक्षा मंत्री थे, तो संसद में बयान देते हुए, और उस प्रकरण को जिसमें कि इस गद्दार नेहरू ने अपने खुद भारत की जमीन दुश्मन चीन के हाथों में इसने सौंपा 42,000 वर्ग मील, तो इस तथ्य को कहते हुए मुलायम सिंह कहते हैं कि ये हमसे गलती हो गई, या हमारे देश से गलती हो गई। जो पाप, जो गद्दारी का पाप उस गद्दार नेहरू का था, अपने देश की जमीन दुश्मन चीन के हाथों में देना, उसको मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे देश से गलती हो गई। इसी प्रकार जो ये संदीप चौधरी है, नहीं सुधीर चौधरी, जो कि इसमें तो आज तक में है, और जो जबकि इसके पहले जी न्यूज़ में था, और डीएनए डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस प्रोग्राम में रात के 9 बजे आया करता था। जब भी ऐसा प्रकरण आता था, जितनी भी गद्दारियां इससे जवाहरलाल नेहरू की थी, उसमें हर बार बोलता था कि ये हमसे गलती हो गई, हमारे देश से गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमारे देश से गलती हो गई। सारे
उस नेहरू के गद्दारी के पाप को ढकने के लिए उसने एक तरीका इसने ढूंढ लिया। और आज भी कितने बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता और भी पार्टियों के नेता प्रवक्ता नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए इसी साजिश भरा सातरियाना तरीके का सहारा लेते हैं। नेहरू की गद्दारी को सीधे सीधे न बोल करके वो कहते हैं कि ये हमारे देश से गलती हो गई और हमसे गलती हो गई। ये इस सातरियाना और साजिश भरा और इसको बल्कि देशद्रोही भी आप कह सकते हैं कि जो देश के गद्दारों को बचाने का जो बचाते हैं, जो बचाने का जो तरीका अपनाते हैं, वो भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी ही है। कितने ऐसे मिलते हैं कि अरे साहब नेहरू के पीछे पड़े हैं, यानी हमारे बाप दादों ने जो गलती किया उन्हीं की बात को हम बोलते रहेंगे। भैया ये नेहरू और गांधी जो है वो किसी के बाप दादा नहीं है। ये तो देश के गद्दार किस्म के जो है जो जेएनपीसी थी, इसी ने उस गांधी को इस देश का बाप बना दिया, राष्ट्रपिता के रूप में, जिसने इस देश को बंटवाया और बंटवा करके जिसने 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को जो है अहिंसा का पुजारी बनाया। और जिस मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है इस तरह से मैंने लोगों के साथ लोगों के इस विश्वास के साथ धोखा किया कि बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, और वही देश को बांटकर पाकिस्तान बनवाने में जिसकी अग्रणी भूमिका थी, तो देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया मोहनदास करमचंद गांधी, उसी को इस जेएनपीसी वालों ने जो है वो सत्य का पुजारी बना दिया। बताइए, जो देश के साथ इतना बड़ा छल करे, विश्वासघात करे, उसको इन गद्दार जो है वो जेएनपीसी कांग्रेसियों ने उसको बता दिया कि ये सत्य के पुजारी हैं। और देश विभाजन के फलस्वरूप 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाया ये मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसको बोलते हैं ये अहिंसा के पुजारी हैं। और जिसने देश को बंटवाया वो राष्ट्रपिता। तो इनकी मानसिकता को हमारे देश के लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। और इस तथ्य को ढकने के लिए तरह तरह की साजिशें चल रही हैं इस देश में, तरह तरह के झूठ, तरह तरह की अफवाह जो है हमारे भारतीय जनमानस में ठूसे गए हैं। और आज भी जो जेएनपीसी के सिपा सालार किस्म के जो पत्रकार हैं, जो कि उन पत्रकारों के गिरोह का मैंने नाम भी बताया है, जिसमें सबसे आगे है रवीश कुमार है, और एनडीटीवी के और भी जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार के अलावा जो है अखिलेश शर्मा है, संकेत उपाध्याय है, श्रीनिवासन जैन है, और निधि कुलपति, निधि राजदान इत्यादि सभी हैं। और न्यूज़ 24 में भी हैं, संदीप चौधरी है, मानक गुप्त है। और अब आज तक के पत्रकारों के विषय में तो हम नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया रहता है। जैसे अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, चित्रा त्रिपाठी है, इनका ढुलमुल का है। जब मौका मिला तो थोड़ा बहुत बीजेपी की हवा बना दी। बाकी जो है उनके दिल में बसा हुआ है जेएनपीसी, गांधी नेहरू के पक्ष में कोई भी मौका मिलता है तो हमेशा उसी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। और उसका जो आज तक का जो मालिक है इंडिया टुडे ग्रुप का, वो तो घोर चमचा है इस जेएनपीसी का। तो और भी जो पत्रकार हैं, जैसे अभिसार शर्मा,
पुण्य प्रसून वाजपेयी, शेखर गुप्त, बरखा दत्त, प्रभु चावला, विनोद दुआ तो खैर मर ही गया, और आरफा खानम, राणा अयूब, सहला रशीद, सुरा भास्कर और सागरिका घोष, राहुल कंवल, उर्मिलेश और ओम थानवी, और ये जो है, जो ये आशुतोष ने वो सत्य हिंदी करके एक चैनल खोला है, उस पर सब आते रहते हैं। तो आशुतोष भी एक घोर जो चमचा है, भांट है उस गद्दार जेएनपीसी का, यह आशुतोष है। और उस पर जो है ये मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, एनके सिंह, शीतल पी सिंह, राजेश बादल, अजीत अंजुम, तो ये 42-43 पत्रकारों का एक गिरोह है, जिसको कि अक्सर लुटियन पत्रकार गिरोह कहते हैं। मोदी महोदय इसको कभी कभी खान मार्केट गिरोह भी बोल देते हैं। तो ये जो है अभी भी जिस कांग्रेस ने इस देश के साथ गद्दारी की, और जिसके मोहनदास करमचंद गांधी ने गद्दारी की, जिसके वो जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के साथ गद्दारी की, आज भी उसके सारी गद्दारी के पापों को ढकना और उनके पक्ष में माहौल बनाने का के यानी दुष्कर्म में अभी भी ये लिप्त है सब। और ये देश को जानना बहुत जरूरी है, और ये पत्रकार लोग भी समझें कि आपका जो दुष्प्रचार, आपका झूठ का प्रचार बहुत हो चुका। अब जनता जागरूक होगी, जनता जो है वो जेएनपीसी को भी पहचानेगी, बीजेपी को भी पहचानेगी, और आपको भी अच्छी तरह से पहचानेगी। तो ये विवेक जनता पर आप छोड़ दीजिए। तो बात कही जा रही थी कि ये जेएनपीसी के कुछ नेता और बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है वो जो स्वतंत्रता संग्राम के विषय में कहना छोड़ दें। सवाल इस बात का है कि ये जेएनपीसी के चाटुकार पत्रकार भी जाने और जानते भी होंगे, और इस बीजेपी के भी जो सिपहसालार पत्रकार भी जाने कि यही जेएनपीसी तो इसी बात को तो भुना रही थी, इसी झूठ तंत्र को भुना रही थी कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने आजादी लाई, और हमारी ही वजह से अंग्रेज यहां से भागने को मजबूर हुए। ये तीन जो है मैंने बहुत बड़े क्या कहते हैं कि हिमालय से भी बढ़कर के झूठ, जिस कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी और उसकी स्थापना किसने की थी, यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है। इसकी जो कांग्रेस की स्थापना जो है, एक वायसराय था उसमें लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन ने जो है इस एओई हूं जो कि इटावा का कलेक्टर था, और 1857 की क्रांति में जो है इंटेलिजेंस का इंचार्ज था, और उसने जो है हमारे हजारों क्रांतिकारियों को 1857 की उसका हत्यारा है, उसको मरवाया था, उनको मरवाया था। तो हमारे हजारों 1857 के क्रांतिकारियों का हत्यारा ये ह्यूम, जिस कांग्रेस का संस्थापक हो, वह कांग्रेस पार्टी किस स्तर की गद्दार होगी,
हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम इस तथ्य को बड़े अच्छी तरह से समझ लें और इनकी सच्चाइयों के विषय में लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, उन्होंने अपने एक किताब में लिखा है कि लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के द्वारा एलन और अट्टावियो एलन अट्टावियो ह्यूम खैर के द्वारा जो स्थापित किया, तो कोई आजादी की लड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं किया। वो उसको एक सेफ्टी वाल माने कि अंग्रेजों के अत्याचार जुल्म सितम से उग करके जब जनता बिल्कुल आमादा हो जाए आंदोलन पर और इस सरकार को उखाड़ने पर आबाद होगा, तो उसको एक सुरक्षित रास्ता जो कि सेफ्टी वाल्व देता है। सेफ्टी वाल्व तो आप जानते हैं, सेफ्टी वाल्व तो अब तो जो माँ बहन की किचन में भी आ गया है, प्रेशर कुकर में आ गया है, लेकिन उसमें जो सेफ्टी वाल्व की बात थी वो हमारे रेलवे के स्टीम इंजन जो हुआ करते थे उसमें बॉयलरों में हुआ करते थे। तो वो सेफ्टी वाल्व चाहे रेलवे के स्टीम इंजन के बॉयलर में हो चाहे प्रेशर कुकर में हो, उसका मकसद यही होता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा प्रेशर वो निकाल देता है, लेकिन उस कंटेनर या बर्तन या बॉयलर या प्रेशर कुकर को वो महफूज रखता है। यही काम करने के लिए ये जो है अंग्रेजी सरकार ने या वायसराय डफरिन ने अपने अंग्रेज ह्यूम के द्वारा एक कांग्रेस नाम का संगठन बनवाया सिर्फ सेफ्टी वाल्व के लिए कि जब जनता भी काफी रोष हो जाए जो कि इस सरकार को उखाड़ फेंके, तो थोड़ा सा इधर उधर उसके जनता के रोष को, गुस्से को इधर उधर भटका करके इस सरकार को महफूज रखे। इसी उद्देश्य से इस गद्दार जेएनपीसी की या कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये बात पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अपनी किताब में, जो कि 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो रह चुके थे, और वो लाला लाजपत राय यह भी कह रहे थे कि लॉर्ड डफरिन जो उसका उद्देश्य था कि ये जो फोड़े बीच में, मतलब कि जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि जो है, तो इनको जो है वो लॉर्ड डफरिन या अंग्रेजी सरकार इनको फोड़ा बोलती थी। तो इन फोड़ों के मवाद को निकालने का भी रास्ता बनाने के लिए इस कांग्रेस की स्थापना जो है उसने अपने अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा करवाया। ये इनकी वास्तविकता है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, खुद 2 बार अध्यक्ष रह चुके जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये तथ्य है। तो ये जो पार्टी जो है, ये जो संगठन है, सिर्फ इस मुल्क के साथ गद्दारी के लिए जो है वो बनाई गई थी, या शुद्ध शब्दों में वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी, दलाली और चमचागिरी। और इसीलिए ये पहले भी बताया गया था कि जब भी ये सब इन समूह को जेल में जाने की बात आती थी, इसी मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को, तो उस अंग्रेजी सरकार की ओर से इनको दामादों जैसी जेलों में सुविधा मिला करती थी। वहीं दूसरी ओर हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अशफाक उल्लाह जी हैं, और भी जो हमारे जो क्रांतिकारी थे, और उनमें से कुछ को जो है अंडमान निकोबार की जो कालकोठरी की जो यातना है, वो यातनाएं, और यातनाएं कैसे है कि 24 घंटा खड़े रहिए, बेड़ी है आपके पैरों में, आप हिल डुल नहीं सकते,
फिर कोल्हू से उनको उनसे करवा करके तेल निकलवाना पड़ता था। इतनी यात्रा बहुत कठिन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वहीं पर हमारे जो क्रांतिकारी थे देश के, वो कठिन यातनाओं वो बेचारे भोगे हैं, और वहीं पर ये अंग्रेजों द्वारा जो है दामादों जैसी सुविधा उठाते रहे ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो ये आज़ादी की लड़ाई नहीं, बल्कि ये शुद्ध शब्दों में हमारे देश की जो है, बल्कि अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल और चमचे थे। और देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि जब जाने को हुआ अंग्रेज जाने को भी जो मजबूर हुए। अब तो ये बात बिल्कुल साफ आ गया, अंग्रेज इस देश को छोड़ने के जो मजबूर हुए वह जो है इस गांधी के द्वारा नहीं। ये बात तो जो है क्लीमेंट एटली ने इसका खुलासा कर। क्लीमेंट एटली कौन था? जिसने इस देश को माने इंडिपेंडेंस देने के लिए जिसने वो अधिनियम जो पास करवाया था। यानी क्लीमेंट एटली वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिसने मैंने इस भारत को आज़ादी का जो है उसने अधिनियम पास करवाया था। तो उसने जो है बाद में शायद 1956 में जब आया था, भारत आया था, उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि गांधी की यानी अंग्रेजों को जो अंग्रेज जो मजबूर हुए भारत से जाने के लिए, उसमें गांधी की भूमिका मिनिमल, सबसे कम थी। असली भूमिका थी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। ये बात कबूल करके गया है वो क्लीमेंट एटली। ये तथ्य है। तो जो ये झूठ फैलाए हुए थे जेएनपीसी के सिपहसालार, पत्रकार, मीडिया, भौतिक वर्ग और जो चमचा जो उसके इतिहासकार कि इस गांधी के कारण या उसकी जो है 1942 वाली जो है वो भारत छोड़ो, सब झूठा, झूठ का पहाड़। अब तो बातें आ रही तो जब ये सत्य जो सामने आ रहा है तो अब इनकी तिलमिलाहट स्वाभाविक है। और बस ये लोग यही यानी कि अभी बहुत से तथ्य जो है इनके ये जैसे कि लोग बोलते हैं एक मुहावरा है, अभी इनके अलमारी में ढेर सारे जो है वो नर कंकाल हैं इसमें, और उसमें निकालना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे जो है एनपीसी का असली चेहरा सामने आएगा तो उनके जो चाटुकार किस्म के पत्रकार हैं, आशुतोष, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, इनका क्या हाल करेगी इस देश की जनता, वो अच्छी तरह से सोच ले। इसीलिए आशुतोष जो यह सुनने में आता है कि वो बोलता रहता है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट को आह्वान करता है, कभी चुनाव आयोग का आह्वान करता है, कभी सभी राजनीतिक दलों का आह्वान करता है। कितना भी आह्वान करे आशुतोष महोदय, ताकत जनता की है। जिस जनता को तुम्हारे गद्दार जेएनपीसी और बीजेपी वाले इत्यादि वाले जो है इसको कमजोर बनाए हुए हैं, भारतीय जनता दल उनको ताकतवर बनाना चाहता है एक करके। और ये जेएनपीसी वाले हमेशा हमारी आवाम को विखंडित करके, तो जिसमें वो समझदार हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी, मूल प्रस्त हो जाएगी और अपने देश के विषयों पर वो संवेदनशील हो जाएगी, तो समझ जाओ कि वो आप जैसे पत्रकारों का क्या हाल करेगी, सोच लीजिए। और वो दिन जरूर आएगा। बहुत हो चुका कि हमारे इन अमर शहीदों को दबा करके इन गद्दारों को का जो माहौल, जहरीला माहौल बनाया हुआ और अब तक वो चल रहा है, वो जहरीला माहौल हटेगा और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अंबेडकर साहब और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, इन सभी का माहौल आएगा। तो इसके बीच में तथ्य है
कि यही सब भुनाते रहे जीएनपीसी वाले कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारी वजह से अंग्रेज भागे और हमने आज़ादी लाई। पहाड़ जैसा झूठ को भुनाते रहे 17 सालों तक, और आज भी कहते हैं तो उनके आगे बीजेपी के जो नेता हैं भीगी बिल्ली की तरह उसको मानते हैं। ये दुखड़ा है इस देश का। बीजेपी जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, मोदी महोदय जो कि राष्ट्रवादी कहते हैं, इतनी बड़ी अभिशाप जीएनपीसी उसके नेता, वो जब आरोप लगाते हैं मोदी महोदय के ऊपर और हर तरह का आरोप, कभी चौकीदार चोर है, कभी जो है वो बीजेपी देश को तोड़ने वाली है, कभी जो है मोदी ने चीन को इस देश में घुसवा दिया। इन सारे अपराधों का, गद्दारियों का एकमात्र जो है जिम्मेदार जो है वो जीएनपीसी है। लेकिन उसी का जब आरोप लगाते हैं जीएनपीसी इसके ऊपर, बीजेपी वालों के ऊपर, मोदी महोदय के ऊपर, तो ये भीगी बिल्ली तरह उसको स्वीकारते हैं। और स्वीकारते ऐसे नहीं है सिर्फ उस जीएनपीसी को बचाने के लिए। तो देश ने एक बार तो इनका दंश झेला जीएनपीसी वालों का, अब जो है बीजेपी का दंश झेल रहा है देश कि लोगों ने इस उम्मीद से उसको वोट दिया था बीजेपी और मोदी महोदय को कि ये इस जीएनपीसी से निजात दिलाएंगे। लेकिन ये मोदी महोदय बोल करके भी न तो इनके द्वारा लूटे हुए काले धन को ला रहे हैं, उसको छू तक नहीं रहे हैं। और जबकि यही मोदी महोदय ने कई बार बोला था 2014 के चुनाव प्रचार में कि किस कांग्रेस ने देश को बहुत बेतहाशा लूटा हुआ है, और भोपाल में बोला था कि यदि एक लिख करके यदि शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। या दूसरे शब्दों में बोले थे कि इस कांग्रेस ने इतना लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है कि यदि वो काला धन भारत में ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। यानी आज की तारीख में यदि मुद्रास्फीति का कारक उसमें लगाया जाए तो 13 लाख करोड़ से लेकर के 14 लाख करोड़ की लूट का काला धन अभी भी वो विदेशी बैंकों में है। आज बीजेपी वालों की, मोदी महोदय की गद्दारी तो देखिए कि 2014 में बोल करके आज उस पर बिल्कुल घिघी इनकी बंद है कि आखिर जो आपने 2014 में बोला था कि इतनी लूट है इस जीएनपीसी की, आज आपकी घिघी क्यों बंद है? सवाल इस बात का है। और जितने घोटाले की बात, मतलब बिल्कुल, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो जब से नेहरू आया था तभी से जीप खरीदने का घोटाला वो शुरू हो गया था। भ्रष्टाचार नेहरू के वक्त से ही वो शुरू हो गया था। लेकिन अभी हाल का जो 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक जो है, जिसमें तमाम जनता के सामने में भी आया था, जिसमें कि 2G, CWG, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल, और इसके बाद इसरो का घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, और अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला और कोयला घोटाला, तमाम घोटाले। उस दौरान हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखे होंगे, हर रोज महंगाई घोटाला ये था। और इन घोटालों को लेकर के बीजेपी उसमें विपक्ष में थी और उसने महीनों संसद को बंद करवाया था। आज वही बीजेपी इन सारे घोटालों की जांच करने के बजाय, इसका तथ्य लाने के बजाय, और जो है इसी जीएनपीसी को बेनकाब करने के बजाय सब वो निकल करके फिर इस जीएनपीसी को बचा रही है। यही तो जो देश जो दंश झेल रहा है बीजेपी का,
कि सारे सारे घोटाले को बीजेपी वाले निकल करके इस जो सबसे बड़ी अभिशाप है जेएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज, और उसके सारे घोटालों को भी ये ढक रही है बीजेपी। और ये वास्तव में ये करना बहुत बड़ा है बीजेपी का। तो अब आ जाइए, कम से कम ये पूरा हो जाए वो सावरकर जी वाला। तो सावरकर, हमारे जो वीर सावरकर, क्रांतिकारी सावरकर जो थे, वो 38 साल तक जेल में काटे हैं, और जिसमें कि 9-10 साल उन्होंने वो अंडमान निकोबार में जो काल कोठरी की यातनाएं झेली हैं। अब ये सवाल उठता है कि जिसका 38 साल जो है जेल में बीता हो, और वो भी 8-9 साल जो है वो कठिन यातनाओं जो है अंडमान निकोबार की कठिन यातनाएं झेला हो, उस पर आरोप कौन लगा रहा है? जिसका एक भी कांग्रेसी को फांसी जिसको नहीं हुई है, और एक भी कांग्रेसी जो है वो अंडमान निकोबार की यातना झेला नहीं है, वो उल्टा आरोप लगा रहा है हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर पर। अब देखिए बीजेपी किस दुविधा में फंसी हुई है। बीजेपी की तो एक गद्दारी तो ये है कि हमारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त और अमर शहीद हैं, उनको सामने नहीं लाती है। बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी ये है, हमारे देश के लोग जाने, कि जो हमारे प्रमुख जो है हमारे क्रांतिकारी अमर शहीद और राष्ट्रभक्त रहे, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हमको आपको इस देश को आज़ादी मिली और अंग्रेज भागने को मजबूर हुए, उनको आगे नहीं लाती है। मसलन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर साहब, और अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो इत्यादि, इनको सामने नहीं लाती है बीजेपी। ये सबसे बड़ी गद्दारी है। लाती किसको है? सिर्फ सावरकर को, लेकिन सावरकर एक क्रांतिकारी थे, इसमें बात नहीं है। अब गोडसे को लाती है। सावरकर को, गोडसे को लाने के पीछे बीजेपी की साजिश को जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको समझें। इन दोनों को लाते ही इस गद्दार जेएनपीसी को यह मौका देती है कि फट से ही सारा अपना पाप धुल करके वो बीजेपी के ऊपर आक्रमण करना वो शुरू कर दे, और वो आक्रमण को सुनियोजित ढंग से उसको स्वीकारती भी है। तो इन अमर शहीदों को सामने न ला करके सिर्फ गोडसे और जो है सावरकर को लाने के पीछे बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है, जेएनपीसी को की रक्षा करने को, बचाने का, और जेएनपीसी के सारे पापों को धुलने का, ढकने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश। इसलिए ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये घोर जो है भारत द्रोही है सब, जेएनपीसी को बचाने वाले। तो सावरकर जी पर आइए। तो सावरकर जी ने 1857 की जो क्रांति है, ये पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस करके एक किताब लिखी। वहीं पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस 1857 की क्रांति, जिस पर पूरा मुल्क नाज करता है और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल थी, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इसको भगवत बोलता है। इसी से इसे हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाए कि ये नेहरू जो है किस असर का भारत विरोधी और भारत का गद्दार था। अच्छा, और 1857 की जो क्रांति है,
जीएनपीसी के सिपासालार इतिहासकार हमेशा उसको महत्वहीन बताते हैं। कई कारण बताते हैं कि ये सीमित था, पूरे देश में नहीं फैला था। ये बात तो कर सही है, सीमित था, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब या मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा। और यह जो है यह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, यह जो जमींदारों नवाबों के खिलाफ था। और यह जो है इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। जीएनपीसी के चाटुकार सिपासालार इतिहासकारों के द्वारा मैंने ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि 1857 की क्रांति में राष्ट्रीयता नहीं थी। राष्ट्रीयता तब आई जबकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और वो कांग्रेस की वास्तविकता जबकि यह है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना किस मकसद से की गई कि सेफ्टी वाल्व की भूमिका निभाने के लिए, या शुद्ध शब्दों में अंग्रेजी सरकार की मुखबरी, दलाली और चमचागिरी करने के लिए, या देश के साथ गद्दारी करने के लिए। तो उसको ये सिपासालार जो है जीएनपीसी के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1857 की क्रांति में राष्ट्रीयता का अभाव था। राष्ट्रीयता तो तब आई है जबकि 1885, तो इस 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी से जो ये मंडली पूरी है जीएनपीसी की, जो है चाटुकार इतिहासकार मंडली, तो उसका भी मैंने नाम बताया था। उसमें एक सबसे आगे था बिपिन चंद्रा, और जितने भी है वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं सब, वो इतिहास अंग्रेजी में लिखते हैं। मजबूरी में शायद उसका संस्करण जो है वो हिंदी में आता है, लेकिन मौलिक रूप से अंग्रेजी में ही लिखते हैं सब। तो सबसे आगे था बिपिन चंद्र। बाद में जब वो मरा है तो उसमें वो एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट का वो चेयरमैन था। जानते हैं ना कि जीएनपीसी वालों सारे देश के माने अपने सारे चमचों को, देश के गद्दारों को, जितनी भी वाइटल पोजीशंस हैं उसमें इन सबों ने उनको बिठा रखा था। और शायद NSCR, नेशनल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसका भी चेयरमैन था वो, ये बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा है, और इसके बाद है रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी, इरफान हबीब और रामचंद्र गुहा और रामशरण शर्मा, आरसी दत्ता, ये सब जो है जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का जो गिरोह है उसके ये सब सदस्य हैं। इन सबों ने जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की सारी गद्दारी को ढकते हुए इनके पक्ष में एक झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण बनाया। और उसके बाद ये मीडिया भी लग गई, और मीडिया तो जितनी भी मीडिया, खास करके प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये जो है जो जीएनपीसी के जो चाटुकार किस्म के नेता थे उन्हीं के द्वारा स्थापित, उनकी भी असलियत आपको जानना है। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया तो जैन बंधुओं का है, और ये इंडियन एक्सप्रेस ये भी शायद गोयनका वगैरह का है शायद ये। और फिर आपका वो हिंदुस्तान टाइम्स में अभी भी जो है वो विनोद शर्मा बैठा हुआ है, घोर चमचा है जीएनपीसी का। और भी द हिंदू तो घोर कम्युनिस्टों का पेपर है, उसकी तो अलग व्यथा है। यानी मैंने जो है जितने भी आईएएस की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के, उनका बहुत चहता पेपर है।
और उसने अपना नाम ऐसा रखा है द हिंदू कि कई लोग तो भ्रमित हो जाते हैं, भाई जिसका नाम ही हिंदू हो उसके विषय में क्या करना। और तमाम मैं जो इस हिंदू सनातन के या बीजेपी के आरएसएस के लोगों से मैं पूछा भी कि इस द हिंदू पेपर के विषय में आपको क्या कहना है, बस उनका एक ही तक, अरे साहब जिसका नाम ही हिंदू है तो हमारे लिए तो वह एक पवित्र गाय हो गई ने, तो उसके विषय में क्या करना। लेकिन हिंदू का नाम लेकर के हमेशा भारत विरोधी वो जहर जो है वो फैलाता रहता है। कम्युनिस्टों का पेपर है वो ये और खास करके जो है मतलब कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए काफी सामग्री उपलब्ध कराता है। अपनी मानसिकता जो है उसमें ठूसता रहता है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स में। तो सिविल सर्विसेज वाली जो बिरादरी है या ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी इसी द हिंदू की मानसिकता वाला जो उसमें कैंसर जो है उसमें व्याप्त है। जेएनयू जो कि कम्युनिस्टों का अड्डा है, वामपंथियों का अड्डा है, उससे भी जितने लोग माने हमारे शासन प्रशासन के जितने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में घुसे हुए हैं वो कैंसर की तरह। तो द हिंदू का ये है वो कितना खतरनाक है। और उसके बाद नवभारत टाइम्स है और दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, ये सब जो है जेएनपीसी के चमचे हैं। और उनके पत्रकार भी हैं, जैसे वो विवेक अग्निहोत्री टॉम है उसके। तो ये पूरी मंडली जो है सिर्फ जेएनपीसी के पापों को ढकना, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों को ढकना और उनके झूठी महिमामंडन और पूरे देश में पाट देना। बच्चों की किताबों में, स्कूलों में, संस्थाओं में, ईंट में, पत्थर में, हवाई अड्डों पर, संस्थाओं में और भारत के बाहर भी। और जो देश के असली जिन्होंने प्राण दिया, खून दिया, उनको दबा के रखे। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दबा के रखे, शहीद आजम भगत सिंह को दबा के रखे। उनके विषय में इनको लिखवा दिया कि ये आतंकवादी थे। ये भी देश के लोग जाने हैं कि ये सब लिखवाए थे कि आतंकवादी थे। तो इनकी असलियत को जानना हमारे देश के लोगों को बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल ये जागरूकता होनी चाहिए। तो बात चल रही थी हमारे सावरकर जी की। तो इसीलिए जो है ये जेएनपीसी के नेता जो है हमेशा जो है आक्रमण करते रहते हैं हमारे सावरकर जी पर कि उन्होंने जो पहली किताब लिखी थी जो है 1857 की क्रांति पर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू बगावत का नाम देता है अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब के माध्यम से। इसीलिए जो वो खैर खाए हुए हैं हमारे वीर सावरकर पर। इसमें बीजेपी की जो दुविधा को भी समझना होगा। तो जैसा हमने बताया कि ये सिर्फ दो ही लोगों को बीजेपी सामने लाती है, एक तो सावरकर जी को, एक गोडसे को। सावरकर जी पूजनीय है, वंदनीय है, या और भारतीय ताकत दल भी उनकी देशभक्ति को, उनकी क्रांति को और उनके त्याग बलिदान को सलाम करता है। गोडसे वो एक आरएसएस के द्वारा प्रायोजित एक ऐसा मोहरा है सिर्फ नेहरू को बचाने के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू का हाथ था, उसको बचाने के लिए इन आरएसएस वालों ने, यानी आरएसएस का चरित्र क्या है, सिर्फ जेएनपीसी की रक्षा करना। और उसी के आदेश पर यह पूरी बीजेपी जो है इस जेएनपीसी को बचाती रहती है। तो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में और उसकी हत्या भी
अब चूंकि ये विषय ये भटक जाएगा, और पहले भी बताया गया और आगे भी हम बताएंगे, वो उसका इसका बहुत बड़ा हाथ था। मैंने वो जवाहरलाल नेहरू का, तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बेनकाब न हो जाए, आरएसएस वालों ने गोडसे को प्लांट किया, सिर्फ जेएनपीसी या उसके नेहरू को बचाने के लिए। तो आरएसएस वाले भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, सिर्फ जेएनपीसी को बचाने में। तो इन्हीं दोनों को लाते रहते हैं। अब ये जो है सिर्फ इन्हीं दोनों को पेश भी करते रहते हैं। देखिए बीजेपी वाले की दुविधा जरा देखिए, इन्हीं दोनों को मतलब कि आजादी की क्रांति कर लीजिए, या आजादी का संघर्ष कर लीजिए, या आजादी की जंग, या लड़ाई कर लीजिए, सिर्फ इन्हीं दोनों को सामने करते हैं। एक तो मैंने सावरकर को, एक गोडसे को। क्यों करते हैं? इसलिए कि इन्हीं दोनों का नाम आते ही बीजेपी अपने ये जेएनपीसी अपने सारे पापों को धुल करके अपना मंच बीजेपी के अपेक्षा को ऊंचा कर लेती है। तो ये साजिश बीजेपी की है। इसलिए कि जब गोडसे का नाम आता है, गोडसे को बोलते हैं देशभक्त, गोडसे को बीजेपी वाले देशभक्त बोलते हैं। और जो ही ये देशभक्त बोलते हैं तो जेएनपीसी वाले अपने सारे गद्दारी को पाप को धुल करके अपना मंच जो है बीजेपी के अपेक्षा ऊंचा करके फिर बीजेपी पर आरोप लगाने की स्थिति में हो जाती है। कहती है कि देखिए भाई, हम तो गांधी की पार्टी के हैं और ये गांधी के हत्यारे की पार्टी। देखिए ये साजिश बीजेपी की समझिए जरा। तो बीजेपी जो है इसी उस दुविधा को झेलने के लिए तैयार है कि जो है गोडसे को देशभक्त भी कहती है, और गोडसे जिसके हत्यारे थे, मान लीजिए मैंने जो प्लान किया गया था कि मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो उसकी भी पूजा करते हैं, और उसके हत्यारे गोडसे को देशभक्त भी कहते हैं। तो ये बीजेपी वालों के दुविधा की पराकाष्ठा है। तो अब सावरकर पर देख लीजिए, सावरकर को पेश करते रहते हैं भाई देशभक्त क्रांतिकारी, इस देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो जेएनपीसी या कांग्रेस वीर सावरकर पर आरोप लगाती है, और हमने बताया ना कि जिस सावरकर का जीवन 38 साल जो है जेल में बीता हो, 9-10 साल जो है कठिन जो है वो अंडमान निकोबार की कालकोठरी वाला जो है जिसने कठिन यातनाएं झेली हों, उस पर आरोप कौन लगाता है? जिसका एक भी कांग्रेसी जो है जो फांसी पर नहीं चढ़ा, या किसी को फांसी भी नहीं हुई, एक भी कांग्रेसी जो कि अंडमान निकोबार के जेल कालकोठरी की यातनाएं नहीं झेला हो, वो आरोप लगाता है हमारे वीर सावरकर पर। ये सवाल तो भारतीय जनता दल कर रहा है, लेकिन बीजेपी वाले कभी भी ये इस तरह का वो नहीं करते, सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए कि ये सवाल ही नहीं पूछते हैं भाई तुमको क्या अधिकार बनता है। बीजेपी वाले मोदी महोदय बिल्कुल सवाल नहीं करते कि भाई तुम्हारा एक भी कांग्रेसी जो है जेल की वो अंडमान निकोबार की यातनाएं नहीं झेला, और न तुम्हारा कोई कांग्रेसी फांसी पर वो चढ़ा, तुमको कहां से अधिकार मिल गया जो है हमारे वीर सावरकर पर जो है आरोप लगाने का? तो चूंकि ये जेएनपीसी को बचाने में इतने ये मॉरली डाउन होते हैं कि हर वक्त जो है खुद मानसिक रूप से दुविधा के शिकार होते हैं, पूरे देश के लोगों को भी जो है उसी दुविधा का शिकार बनाते हैं। तो जहां तक ये वीर सावरकर की बात है, जब वो आक्रमण करती है जेएनपीसी हमारे वीर सावरकर के ऊपर कि इन्होंने माफी मांगी थी, तो इस आक्रमण में भी ये बीजेपी वाले उसी
जेएनपीसी का ही साथ देते हैं। जिस 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 सावरकर को ये देशभक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं बीजेपी वाले, जब वो जेएनपीसी जो है वो इन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने माफी मांगी है, तो इस आरोप का ये बीजेपी वाले साथ भी देते हैं, कहते हैं कि हाँ इन्होंने माफी मांगी थी। तो उसमें एक फेस सेविंग डिवाइस लगाते हैं, हाँ माफी तो मांगी थी, लेकिन वो गांधी के कहने पर। ये तथ्य यानी मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो है ये राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री उसने संसद में बोला था कि ये सावरकर ने माफी मांगी थी, लेकिन वो गांधी के कहने पर। तो अभी इनकी दुविधा जरा देखिए कि बीजेपी सावरकर को देशभक्त क्रांतिकारी के रूप में पेश करती है, लेकिन जब जेएनपीसी इस सावरकर के ऊपर आक्रमण करती है, तो उस आक्रमण में ये बीजेपी उसी जेएनपीसी के साथ हो जाती है। तो इसी तरह के दोहरे चरित्र में और इसी तरह का इसका दोहरा चरित्र रहा है, और वो दोहरा चरित्र इसने अपनाया है सिर्फ जेएनपीसी की रक्षा करने के लिए, उसकी कोर्डोनिंग करने के लिए। तो अभी आगे आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि बीजेपी की सावरकर को लेकर के जो है क्या गद्दारी है देश के खिलाफ, कि ये आक्रमण तो करती है मैंने जेएनपीसी सावरकर के ऊपर, तो ये जवाब देने के बजाय कि तुमको क्या नैतिक अधिकार बनता है भाई, जिसका कि एक भी नेता वहां नहीं गया, अंडमान निकोबार नहीं गया, किसी को फांसी नहीं हुई, ये जम करके जवाब देने के बजाय ये उल्टा हमारे सुभाष चंद्र बोस पर उस पर वो ये जो है एक अलग से आरोप लेकर के बीजेपी वाले खड़े हो जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो अंग्रेजों के अधीन नौकरी की थी। कितने बड़े गद्दार हैं बीजेपी वाले। खैर ये बड़ा हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय